आज हम अपने बच्चों को जीव प्रक्रम को तो ऐसे हम पढ़ा चुके हैं आपको, लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण 300 ऑब्जेक्टिव 60 2 नंबर का और 30 लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। लगभग बोर्ड में चाहे कुछ भी पूछे या इस प्रश्न के दायरे में ही होगा। तो एक एक प्रश्न आपके सामने आएगा, इसका सॉल्यूशन बताएंगे, जो समझाना है वो भी समझाएंगे। तो आपको यहाँ देखना है कि स्व पोषण के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन में क्लोरोफिल, आप जानते हैं क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है। तो इसका आंसर इसमें सभी होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है, इस पे ध्यान देना है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बनता है वह क्या है? तो इसके ऑप्शन में आप देखिए, तो ग्लूकोज बनता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से कि जल से? तो आपको हम इसकी व्याख्या करते समय बताए थे कि जल के अपघटन से ही ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसमें हमारा आंसर होगा जल से। फिर एक क्वेश्चन देखिए, पतियों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आपको इसको बताया गया है, पतियों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र से होता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, हरा होता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है? देखिए नया क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा कि यह सर्वाधिक जो होता है वह लाल रंग में होता है। सर्वाधिक होगा वह लाल रंग में होता है। के बाद 7वां नंबर है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? ये भी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अमीबा अपना भोजन उत्पाद से ग्रहण करता है। फिर इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, पैरामेशियम में भोजन का अंतग्रहण शरीर के किस भाग से होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये होता है आपको कोशिका मुख से, ध्यान रखिए। इसके बाद मृतजीवी पोषण का उदाहरण है, तो मृतजीवी पोषण का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो इसका आपका आंसर होगा गोबर, छत्ता या मशरूम। इसके बाद का क्वेश्चन, परजीवी पोषण प्रदर्शित करने वाला पौधा। तो परजीवी पोषण प्रदर्शित करने वाला पौधा का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें होगा आपका अमरबेल। ये परजीवी पोषण वाला पौधा है अमरबेल। इसके आगे का क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई लगभग, तो देखिए यह आहार नाल की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, आहार नाल की। और आप जानते हैं ना, आहार नाल मुख से लेके और गुर्दा तक की लंबाई पूछा जा रहा है। तो ये लंबाई जो होगी वह 8 से 10 मीटर होती है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होगा आपका छोटी आंत। के बाद आपका आएगा, मनुष्य की मुख ग्रिहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि? आपको बताया गया है कि मानव पाचन में आपकी मुख से जो लार ग्रंथि है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मुख ग्रिहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका 3 जोड़ा में। इसमें लार ग्रंथि की जोड़ी की संख्या कितनी होती है?
3। इसके बाद का क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए एनसीईआरटी में माइलेज है, लेकिन इसमें आप याद रखिएगा टाइलिन भी होता है और एमाइलेज भी होता है। तो ये एंजाइम लार ग्रंथि में पाई जाती है। इसके बाद का क्वेश्चन आपका है, दांत की ऊपरी कठोर सुरक्षात्मक परत क्या कहलाती है? ये भी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें पहला होगा आपका, पहला क्वेश्चन में ऑप्शन में आएगा आपका ये इनेमल। इसके बाद का क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितनी दांत होते हैं? तो ये तो आप बहुत बार पढ़े हुए हैं। दांत की संख्या एक वयस्क मनुष्य में कितना होता है? 32। इसके बाद का क्वेश्चन है, अमाशय में जठर रस से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो जठर ग्रंथि से आपको बताया गया है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अमाशय की आंतरिक दीवार को अम्ल से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? ये क्वेश्चन बार बार हम आपको बताएं, हमारे वीडियो में भी इसका जिक्र किया गया है। तो इसमें जो होता है कौन होता है? तो सलेस्मा होता है। सलेस्मा ही आंतरिक दीवार को, अमाशय के आंतरिक दीवार को अम्ल से सुरक्षा प्रदान करती है। के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में किस एंजाइम द्वारा होता है? तो देखिए आपको बताया गया है प्रोटीन का पाचन 2 जगह पर होता है, एक अमाशय में और एक छोटी आंत में भी। तो अमाशय में जो प्रोटीन का पाचन, आंशिक पाचन होता है, वह पेप्सिन के द्वारा होता है। इस पे ध्यान रखना है, कौन होगा इसका आंसर? पेप्सिन। इसमें पेप्सिन के द्वारा होता है। तीस नंबर क्वेश्चन है, यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? तो यकृत से कौन सा रस स्रावित होगा आपको बताया गया है बार बार। इसमें आएगा आपका पीत रस। के बाद वाला क्वेश्चन, पीत रस कहाँ जमा होता है? तो पाचन तंत्र के वर्णन में आप ध्यान दिए होंगे कि पीत रस का जमा होने के लिए आपके पाचन तंत्र में पित्ताशय होता है। भोजन के वसा का इम्लीसीकरण कौन करता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वसा का इम्लीसीकरण आपको मालूम है यह कौन? यकृत से निकलने वाला कौन करता है? पीत लवण। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, अग्न्याशय रस में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम। देखिए अग्न्याशय रस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अग्न्याशय रस दिया हुआ है, अमाशय नहीं दिया हुआ है। तो अगर अग्न्याशय रस की बात आता है तो यहाँ पर होगा आपका ट्रिप्सन होगा, यहाँ का ऑप्शन सही होगा आपका ट्रिप्सन। इसके बाद वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कौन बदलता है? आपको बताए थे ना, अग्न्याशय से लाइपेज एंजाइम निकलता है, वही वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो इसमें का जो ऑप्शन होगा उसका आपका लाइपेज होगा। इसके भोजन का पूर्ण पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो देखिएगा पूर्ण पाचन आपके हम लोगों के जो पाचन में होता है वह है आपकी छोटी आंत। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। फिर छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर पाए जाने वाले अंगुली जैसा प्रवाह, आपको बताए थे कि जब जो भोजन पच जाता है तो वह रक्त में अवशोषित होकर कोशिका में जाता है। इस काम को जो करता है वह कौन है? यहाँ पर ये काम होता है आपको दृढ़रोम या रसाकुर, विलाई भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी विलाई नाम से पूछ देता है तो वहां पर आप नर्वस नहीं होइए। कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? देखिए
पाचन का अंतिम चरण, छोटी आंत में तो पूर्ण पाचन हो जाता है, लेकिन फिर बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है तो आपको बताया गया है, आप वीडियो में देखेंगे। तो इसका मुख्य काम जो है वह जल का अवशोषण करना है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। के बाद आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय के निचले निकाय भाग को क्या कहते हैं। देखिए, यह एनसीईआरटी बुक में जल्दी इसका आंसर नहीं मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, फाइलोरस इसका सही आंसर है। अमाशय के निचले भाग जहाँ से वह छोटी आंत में प्रवेश करता है भोजन ना, उसी की बात की जा रही है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका फाइलोरस, यह ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ होती है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा जहाँ हरित लवण होगा, वहीं पर क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ही होती है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका हरित लवण। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 23, रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। आप जानते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो रंध्र खुलेगा, बंद होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इसको रंध्र के खुलने और बंद होने की कौन नियंत्रित करता है। इसके लिए पौधे की पत्तों में कोशिका द्वार होती है, कोशिका द्वार से ही रंध्र का खुलना और बंद होने का नियंत्रण होता है। इसके बाद आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल कौन सा है। तो यहाँ आपको मालूम है, कच्चा माल का मतलब है इस ऑप्शन में जो कच्चा माल है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयोग होता है, उसमें आपका महत्वपूर्ण जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। इसी के बदौलत पौधा जो है वह ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसका आगे वाला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी जीवों में भोजन किस रूप में संचित रहता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है। स्वपोषी जीव में भोजन किस रूप में संचित रहता है। तो भोजन जो पौधा अपने पास संचित रखता है वह होता है मंड के रूप में। किस रूप में होता है, मंड के रूप में। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप देखिए, जंतु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। यानी जंतु, जीव जंतु के बारे में पूछा जा रहा है, जंतु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है। तो आप याद करें, इस ऑप्शन को याद करें, महत्वपूर्ण है, ग्लाइकोजन होता है। इसका आंसर होगा आपका ग्लाइकोजन, ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसी तरह मनुष्य में लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। लार ग्रंथि आपको बताया गया है, 3 जोड़ा लार ग्रंथि होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगी वह पैरोटिड ग्रंथि होगा। आपका याद रखना है, यह इसका ऑप्शन जो होगा वह 1 होगा। फिर ये क्वेश्चन को देखें, उत्पाद किस जीव का मुख्य प्रचलन और भोजन अंग है। तो आप बार बार इसको पढ़ें कि उत्पाद किस जीव का प्रचलन एवं भोजन अंग है, तो वह है आपका अमीबा। फिर अगला प्रश्न पे आए, कीट भक्षी पौधा का उदाहरण कौन है। तो कीट भक्षी पौधा का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, कौन है। तो ये आप याद रखेंगे, घटपड़ी, इसका ऑप्शन होगा आपका ए। फिर प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको हम बार बार बताते हैं, जीव में भी जो क्रिया है भ्रूण क्रिया, या पौधे में भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह उपचयन और अपचयन क्रिया के द्वारा होता है। यानी पूरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगा वह उपचयन और अपचयन, इसको हम लोग उपापचयन भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपका सिर्फ उपापचयन लिख दिया है तो भी सही है, यह उपचयन और अपचयन होगा इसका आंसर। ये 38 नंबर क्वेश्चन आप देखें, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण उत्पाद के रूप में क्या बनाता है। यानी इसका मुख्य जो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद है वह क्या है, आप जानते हैं ना।
प्रकाश संश्लेषण उत्पाद के रूप में क्या बनाता है, तो वह है आपका ऑक्सीजन। फिर आइए, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो छोटे छोटे छिद्र जिससे प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो आपको मालूम है वह क्या है? रंध्र कहलाता है। वह क्या है? रंध्र। इसके बाद का जो मनुष्य के आहार नाल में कौन सा भाग कोई एंजाइम स्रावित नहीं करता है? देखिए, मनुष्य के आहार नाल आपको 8 से 10 मीटर है। इसमें हर एक अंग से कुछ न कुछ एंजाइम का स्राव होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपसे मनुष्य के आहार नाल में कौन सा भाग कोई एंजाइम स्रावित नहीं करता? थोड़ा दिमाग लगाइए, तो कौन है? सही से ऑप्शन में कौन है जिससे कोई आप पढ़ाई करते समय इसको नहीं देखें, एंजाइम का स्राव नहीं होता है? तो याद रखिए वह है आपका ग्रसनी। पाचन तंत्र का ये भी एक हिस्सा है, लेकिन इसके द्वारा कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है। कि अब क्षुद्रांत की लंबाई लगभग, देखिए यहाँ क्षुद्रांत की लंबाई पूछा जा रहा है, तो यहाँ पूरी पाचन तंत्र की लंबाई नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ क्षुद्रांत की लंबाई पूछा जा रहा है। तो ये जो लंबाई होगी वह 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा आपका 42 कि दूध के दांत की संख्या बच्चों में, दांत के बारे में भी दिया है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दूध के दांत की संख्या बच्चों में जो होता है वह होता है 20। फिर आप दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? अब दांत की कठोरता का बात आए या ऊपर का आवरण का जो बात है, तो आपको कई बार ये बताया गया है कि यह जो है इनेमल होता है। इनेमल सबसे कठोर भाग जो होगा, कठोर भाग होगा, इनेमल होगा। इसके बाद आएंगे आप, तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसको ध्यान देना है। जठर ग्रंथि ऐसे ऐसे बोर्ड में सवाल पूछेगा, आपको मालूम है ना, बताया गया है अमाशय। तो अमाशय के आंतरिक परत में जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सी होगा यहाँ पर? अमाशय, जठर ग्रंथि अमाशय की दीवार में, इसी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। इसके बाद अमाशय में पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में कार्य करता है? देखिए, पेप्सिन एंजाइम अमाशय में और अग्न्याशय छोटी आंत में आपका ट्रिप्सन। तो ट्रिप्सन के लिए माध्यम और पेप्सिन के लिए माध्यम में अंतर है। तो पेप्सिन अमाशय में HCl से अम्लीय माध्यम होता है। आप ध्यान रखेंगे कि अगर पेप्सिन यहाँ आया, पेप्सिन आया, तो पेप्सिन के लिए जानिए कि ये अमाशय के लिए है, तो यह अमाशय HCl निकालता है, ये अम्लीय माध्यम में पेप्सिन एंजाइम काम करता है। फिर अगर ये क्वेश्चन आप देखें, तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि अग्न्याशयी रस में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, हम देखिए सभी का पाचन होता है अग्न्याशय रस में 3 प्रकार का एंजाइम, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एंजाइम निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, वह एंजाइम का नाम है आपका एमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। इसके बाद आइए ये क्वेश्चन को, तो यहाँ आपको ये देखना है कि यकृत मानव शरीर की कैसी ग्रंथि है? तो ये जो ग्रंथि है, जो पित्त रस का स्राव करती है, इसमें सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इसका ऑप्शन आपका आएगा ये सबसे बड़ी ग्रंथि। याद रखिएगा कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ आपका मनुष्य में, यहाँ देखिए, मनुष्य में भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? यानी भोजन का अवशोषण, वही भोजन जो रक्त में मिलाया जाता है। तो आपको ये बताया गया है कि यह होगा आपका क्षुद्रांत में दीर्घरोम। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में था दीर्घरोम, ये क्षुद्रांत से दीर्घरोम भोजन का अवशोषण करता है। कि अगला क्वेश्चन, अपचित, यहाँ पर देखिए, अपचित भोजन आहार नाल से बाहर किसके द्वारा निकलता है? तो जो भोजन
पचने के बाद पोषक तत्व और शोषण होने के बाद जो अपचित भोजन बचता है, अब उसका पाचन नहीं होगा, पचने के बाद का अवशेष भाग है, उसका बाहर निकलने के लिए जो मार्ग है वह हमारा गुर्दा है। गुर्दा के माध्यम से ही वो बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन 50, इसमें आपको ये देखना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है। आपको कई बार स्वपोषण समय बताया गया है कि यहाँ का महत्वपूर्ण बात है प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा को अवशोषित कौन करता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है ऊर्जा को अवशोषित करने का भाग वह है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही सूरज के प्रकाश को अवशोषित करके पौधा को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ का जो क्वेश्चन है यह प्रकाश संश्लेषण में जल के अणु का प्रकाशीय अपघटन क्या उत्पन्न करता है। तो जब भी प्रकाश जल के अणु का, आपको कई बार हम बताए हैं कि जल का अणु यानी H2O का जब विखंडन होगा, इसी जल से आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, फिर यह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़कर तब ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो प्रकाश के अणु का प्रकाश के अपघटन में पौधा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन होगा आपका ए। इसके बाद आप आइए, तो यहाँ आइए, इनमें कौन सा जीव सर्वभक्षी है। तो जो मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, वह इस ऑप्शन में जो दिया गया है, इस ऑप्शन के हिसाब से सर्वभक्षी प्राणी जो है यहाँ पर मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य है, ये जो नाम दिया गया वह नहीं है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है यहाँ ध्यान दीजिए, शाकाहारी जंतु में छोटी आंत मांसाहारियों की तुलना में कैसा होता है। तो आपको बताया गया ना, जब शाकाहारी होगा तो उसकी आंत जो होगी वह लंबी होगी, और मांसाहारी जीव का आंत जो होता है वह क्या होता है, छोटा होता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आइए, सेलुलोज के पाचन के लिए किसकी छोटी आंत लंबी होती है। तो सेलुलोज के पाचन, देखिए सेलुलोज जो होता है वह जीव जो घास या पौधे के उत्पाद को खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है, उसको पचाने के लिए ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया की जरूरत पड़ता है। किसकी छोटी आंत लंबी होती है। तो आप सेलुलोज का पाचन करना है तो यहाँ पर कौन होगा, आपका शाकाहारी जीव होगा, मांसाहारी नहीं होगा। मांसाहारी अगर पूछता है तो उसकी आंत शाकाहारी की तुलना में छोटी होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मनुष्य में कतरनक दांत की जो काटता है, कतरनक दांत पर भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी संख्या जो होती है वह 8 होती है। दांत पर भी कुछ प्रश्न है, इसको देख लेना है। चौड़क दांत की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, इसका काम है भोजन को पीसना, चबाना या पीसना, ये चौड़क दांत का काम है। इसके बाद की क्वेश्चन, रदनक दांत मुख्य रूप से किसमें अधिक। तो देखिए यह चीरने फाड़ने का काम करता है, तो इसलिए ज्यादा जो मांसाहारी जीव है उसमें अधिक विकसित होता है, यह चीरने फाड़ने वाला काम करता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, दंत क्षय का मुख्य कारण है। तो दंत क्षय ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्यादा मीठा खाएंगे तो जीवाणु पैदा होगा, अम्ल देगा, उस अम्ल से आपका दांत जल्दी खराब होता है। तो मीठा खाने से अम्ल बनता है और दांत जल्दी खराब होता है। इसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दंत प्लाक क्या है। तो इसको आपको देखना है। दांतों पर भोजन एवं जीवाणुओं की परत, देखिएगा ये क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं है, ध्यान देना है। दंत प्लाक क्या है, दांतों पर भोजन एवं जीवाणुओं की परत को दंत प्लाक कहते हैं।
इसको ध्यान देना है। इसके बाद का क्वेश्चन है अमाशय किस प्रकार की ग्रंथि है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अग्न्याशय ही एक ग्रंथि है जो अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है। अगर जो ग्रंथियां है अंतस्रावी होती है, लेकिन अग्न्याशय ग्रंथि जो है वह अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। आंतरस कहाँ स्रावित होता है? तो आंतरस कहाँ स्रावित होता है? तो आपको मालूम है आंत की आंतरिक परत से आंतरस का स्राव होता है। ठीक है, तो आंतरस का स्राव जो होता है वह छोटी आंत में। आंतरस का स्राव कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसके बाद आप 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट अंततः पचकर किसमें बदल जाता है? तो आपको मालूम है, अभी इसके पहले देखे हैं एमाइलेज एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा तो ये किसमें बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट तो यह बदलता है आपको ग्लूकोज में, यानी कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज एंजाइम से ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ग्लूकोज होगा। इसके प्रोटीन पचकर अंतिम उत्पाद, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। जितना भी पोषक तत्व है वह पचकर क्या बनता है? तो प्रोटीन पचकर अंतिम, प्रोटीन जब पचता है तो क्या बनता है? आपको मानव पाचन तंत्र में यह पूर्ण रूप से समझाया गया है, एमिनो अम्ल बनता है। ठीक है, एक कौन सी बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदलता है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है आपका वसा पचकर अंतिम, और देखिए वसा का भी इसमें बताया गया है। तो वसा कौन सी में बदलता है? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वह वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। ये सब बोर्ड के लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण अप्रकाशिकीय अभिक्रिया कहाँ होती है? देखिए प्रकाशिकीय नहीं लिखा गया है यहाँ, अगर आप ध्यान दें तो अप्रकाशिकीय अभिक्रिया लिखा गया है। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन होगा एस्टोमा होगा, पहला ऑप्शन होगा। अप्रकाशीय पर ध्यान देना है, प्रकाशीय नहीं, अप्रकाशीय। इसके बाद आपके सामने आएगा श्वसन किस प्रकार की रासायनिक। आपको मालूम है कि श्वसन से ऊष्मा बॉडी को प्राप्त होता है, श्वसन से क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा। तो इसलिए यह जो है वह कौन सी है? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद आइए, ये भी क्वेश्चन उपयोगी है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान देना है कि ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होता है। आपके श्वसन के जो पथ है उसमें बताया गया है कि इसके लिए आपको 38 एटीपी प्राप्त होता है। एक अणु के ऑक्सीकरण से आपको 38 एटीपी की प्राप्ति होती है। इसके बाद का क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो आप 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो ऊर्जा गृह जो है वह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिकीय ईंधन यानी हमारी कोशिका किस चीज को ईंधन में प्रयोग करती है, किसके विखंडन से हमें एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन होगा वह ग्लूकोज होगा। कोशिकीय ईंधन है ग्लूकोज। कोशिका के लिए ईंधन ग्लूकोज से ही प्राप्त है, ग्लूकोज के ही विघटन से एटीपी ऊर्जा मिलती है। इसके बाद का है वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? देखिए वायवीय श्वसन यहाँ पर लिखा गया है। तो वायवीय श्वसन का जो उपस्थिति है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। के बाद का क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन। अब देखिए आप ग्लूकोज का पथ श्वसन में जब बताया गया है, श्वसन में ग्लूकोज के पथ को समझाया गया है, विखंडन के पथ को, उसमें अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? तो आप ध्यान रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन ज्यादा उपयोगी है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है?
तो याद रखिएगा, यह होता है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, यह होता है आपका कोशिका द्रव में। फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, तो यहाँ आइए, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, तो इसको याद रखिए आप, ये भी होती है कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया बोर्ड के लिए उपयोगी है, यह VVI क्वेश्चन के रूप में इसको याद करिएगा। अगला प्रश्न आपका आएगा, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। देखिए, ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में, याद कर लीजिए, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, इसका होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद वाले प्रश्न आता है, पाइरुवेट के विखंडन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसको याद रखिएगा। पाइरुवेट, ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में विखंडन से पाइरुवेट, पाइरुवेट के विखंडन से क्या बनता है, ये कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पाइरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव में, तब पाइरुवेट बनता है, लेकिन पाइरुवेट का विखंडन जब होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। फिर ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान, आप देखिए ग्लूकोज के पथ का विखंडन में ये सब दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान देना है, ध्यान से समझना है कि ईस्ट में जब अवायवीय श्वसन होता है, यहाँ अवायवीय श्वसन होता जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसमें आपको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आइए आप इस क्वेश्चन को देखिए, हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है। कई बार आपको बताया है, जब यह आपको बताया गया है ऑक्सीजन की, आपकी किताब में यह है ऑक्सीजन की अभाव, ऑक्सीजन की कमी यानी अभाव से क्या बनता है, तो आपको मालूम है लैक्टिक अम्ल बनता है। इसी अम्ल के कारण हमें थकान होता है, शरीर में दर्द होता है, तो इसका कारण कौन सी है, लैक्टिक अम्ल। इसके बाद आइए प्रश्न है, मांसपेशियों में ऐंठन किस अम्ल के कारण, तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि जब ऑक्सीजन की अभाव होता है, यानी हम कोई जटिल काम करते हैं, हमारी ऊर्जा जितना खर्च होती है उतना ऑक्सीजन हमें नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन की अभाव का मतलब आपको गंभीरता से समझना है कि जब ज़्यादा हम ग्लूकोज का विखंडन करेंगे और ज़्यादा जटिल काम करेंगे, उतना हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो अभाव का अनुभूति हमारी मांसपेशियां करेगी, तो उस समय क्या बन जाएगा, तो अभाव के मांसपेशियों में ऐंठन तभी होगा जब ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनेगा, इसी अम्ल के कारण ऐंठन या दर्द का अनुभूति होगा। इसके बाद यहाँ देखिए एटीपी का पूरा नाम, तो एटीपी का पूरा नाम जो होगा एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका ऑप्शन आपका ये होगा। ये भी बार बार परीक्षा में पूछता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, ये इसका ऑप्शन होगा। फिर यहाँ प्रश्न को देखें, तो पौधे में श्वसन क्रिया में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो आप बार बार समझने वाला क्वेश्चन है कि गैस का विनिमय जब भी होगा तो रंध्र के द्वारा होता है। इसका आप आंसर देखें, पुराने काष्ठीय तनों में गैस का विनिमय, तो देखिए आपको फिर हम बताएंगे कि एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है रंध्र और वात रंध्र में क्या अंतर है, तो काष्ठीय तनों में गैस का विनिमय जो होता है, आप देखिए पत्तों के जो महीन छिद्र है उसमें गैस का विनिमय होता है, तो वो तो रंध्र कहलाता है, लेकिन पुराने काष्ठीय तनों में जो गैस का विनिमय है उसको हम लोग रंध्र नहीं कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये यहाँ देखिए काष्ठीय तना लिखा गया है, ये ध्यान देने की बात है, तो इसके लिए हमारा होगा आंसर होगा वह वात रंध्र होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है मछली का मुख्य श्वसन अंग, तो मछली का श्वसन अंग आपको मालूम है, तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, मछली का श्वसन अंग यहाँ होगा आपका गिल्स या क्लोम होता है। तिलचट्टा और कीट का श्वसन अंग, देखिए एग्जाम में इसको कई बार ये क्वेश्चन को पूछा है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
कई बार यह क्वेश्चन पूछा है, श्वसन अंग है वह कौन सी है, ट्रैकिया या श्वसन नाल। इसका ये ऑप्शन सही है। इसके बाद केचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है, ये भी आपका जानने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा वह केचुआ का जो श्वसन है वह नम्न त्वचा है, यानी वह त्वचा से सांस लेता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है, तो आपका श्वसन अंग जो है मनुष्य के लिए उसका जो है मुख्य जो अंग है, यानी श्वसन अंग में कई गो अंग भाग लेता है, जो मुख्य अंग है वो आपका कौन सी है, फेफड़ा है। मनुष्य में स्वतंत्र आवाज पैदा करने को क्या कहते हैं, तो आवाज पैदा करना, या ध्यान रखिएगा अंग, कौन अंग है जो आवाज को बनाता है, वह हमारा कंठ होता है, या लैरिंग्स भी इसको कहा जाता है। इसका ऑप्शन होगा आपका ए होगा। श्वसन नाल को चिपकने से कौन, देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि हमारी फेफड़ा हमेशा संकुचित होती है, तो वो एक दो सट क्यों नहीं पाती है, हमारे फेफड़ा को कौन रोकता है, हमेशा फैलने से कूदने से वो पचक भी तो सकती है, लेकिन नहीं, इसके लिए हमारे फेफड़े में उपास्थि के वलय होता है जो उसे पिचकने से क्या करता है, बचा देता है। फेफड़े में गैस के विनिमय के लिए विशाल सतह कौन प्रदान करता है, अब देखिए छोटा सा फेफड़ा है, लेकिन उसमें जो कुपिका है ना, आपको बताया गया है, वह 80 वर्ग मीटर के एरिया उपलब्ध कराती है फेफड़े को। तो विशाल सतह जो विनिमय के लिए बनाता है वह है आपका कौन, कुपिका है। इसका आंसर होगा आपका कुपिका। फिर यहाँ आप देखिए मानव श्वसन वड़क कौन सी है, यानी मुख्य श्वसन के जो वड़क है, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन को ले जाना किसका काम होता है, हेमोग्लोबिन। इसका ऑप्शन होगा आपका हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन रक्त की किस कोशिका में पाया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग आरबीसी भी कहते हैं। हेमोग्लोबिन की रक्त जो आरबीसी लाल रक्त कण है उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के चलते रक्त का कलर लाल भी होता है। अब इधर आइए, हेमोग्लोबिन की किस गैस के प्रति सर्वाधिक बंधुता होता है, आप ध्यान रखिए क्वेश्चन को थोड़ा याद करें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस गैस के प्रति सर्वाधिक बंधुता होता है, तो यहाँ याद रखिएगा यह कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति। इसीलिए अगर आपको प्रदूषित वातावरण से कार्बन मोनोऑक्साइड आपके नाक द्वारा गया तो वह हेमोग्लोबिन को अवशोषित कर लेता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मृत्यु का कारण भी बन सकती है, तो ऑक्सीजन से ज़्यादा हेमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से बंधुता रखता है। फेफड़ा में ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, तो ये क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका तक कौन पहुंचाता है, ऑक्सीजन को कोशिका तक कौन पहुंचाता है, तो इसका काम करता है हेमोग्लोबिन। फिर कोशिका में CO2 को फेफड़े तक मुख्य रूप से किस रूप में लाया जाता है, तो यहाँ याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक लाने में आपको प्लाज्मा का काम है। इसमें ये थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका प्लाज्मा, ऐसे भी पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कौन करता है, तो प्लाज्मा, तो इसके लिए आपको प्लाज्मा होगा। मनुष्य में सामान्य निःश्वासन कैसी प्रक्रिया है, तो यहाँ आपको निःश्वासन और निष्क्रिय प्रक्रिया है, निःश्वासन निष्क्रिय प्रक्रिया है, आप ध्यान रखिएगा, इसको पूछ दिया तो आपको निष्क्रिय प्रक्रिया होगा। फिर यहाँ एटीपी के एक बंध को टूटने पर कितनी हुई, यह अभी क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है जो कई बार पूछा है। तो एटीपी आपको ये होगा आपका 30.5 किलो जूल प्रति मोल। यहाँ देखिएगा एक बंधन को टूटने पर, और आपका ग्लूकोज के विघटन में 38 एटीपी दिया, उसको भी ध्यान रखना है, लेकिन ये 30.5, ये 4-5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन।
पौधों में श्वसन की दर जंतुओं की तुलना में कैसी होती है? यहाँ आपको पौधा के श्वसन की दर जंतुओं की तुलना में कैसी होती है, तो याद रखिएगा यहाँ जो पौधे की श्वसन दर है जंतु की तुलना में धीमी होती है, यानी ये धीमी होती है। जंतु के श्वसन इतना तीव्र पौधा में श्वसन नहीं होती है। रात्रि में वृक्ष के नीचे सोना क्यों वर्जित माना गया है? तो आपको मालूम है कि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। रात्रि में पौधा क्या करता है? श्वसन करता है। तो श्वसन करेगा तो वह क्या छोड़ेगा? जब नीचे सोना वर्जित है माना किया, तो आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी, इसीलिए आपको नहीं सोना चाहिए। इसका 1 नंबर आंसर होगा। फिर मछली जल में घुली हुई किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ये आप पूरी तरह से ये जानते हैं, घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करती है मछली, जो घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की तुलना में कैसी होती है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछने योग्य है। जलीय जीव, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जलीय जीव की श्वसन दर तुलना में कैसी होती है? स्थलीय जीवों की तुलना में क्या होती है? तेज होगा। फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली, या थोड़ा सा ध्यान देना है, फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली पलूरा झिल्ली कहलाती है। ये नया क्वेश्चन है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नासागृह में सूक्ष्म कणों को रोकने के लिए क्या आपको बताया गया है? पढ़ाते समय कई बार हम बताए हैं कि धूल कण को रोकने के लिए आपके बाल होते हैं और श्लेष्मा होता है। ये दोनों धूल कणों को फेफड़े में जाने से रोक देता है। यहाँ क्वेश्चन है, भोजन निगलते समय श्वसन नाल में प्रवेश को कौन रोकता है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा आहार नाल और श्वसन नली एक ही है, लेकिन एक जगह पर जाकर वह 2 भागों में बंट जाती है। तो इसको प्रवेश को कौन रोकता है? तो एपिग्लोटिस वाल्व होता है, यही रोकता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये खुलता है, जब भोजन करते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो इसमें है जो एपिग्लोटिस वाल्व है जो इस काम को करता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज किसमें टूटता है? ये क्वेश्चन आपको ज्यादा ध्यान देने की बात है। यहाँ ये टूटता है, देखिए प्रथम चरण में ग्लूकोज, तो कोशिका द्रव में ये टूटता है। कोशिका द्रव में तो पाइरूवेट में 3 कार्बन, ये भी कई बार पूछ देता है, 3 कार्बन के अणु में टूटता है। पाइरूवेट में जो कार्बन ग्लूकोज का 6 है वह 3 में टूट जाता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना क्या कहलाता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। कीटवन किस प्रकार का श्वसन? आपको बताया गया है श्वसन के परिपथ में कि कीटवन अवायवीय श्वसन है। तो कीटवन प्रक्रिया इस नामक जीवाणु में होता है, तो यह अवायवीय श्वसन है। मनुष्य के दोनों फेफड़े में लगभग कितनी कुपिकाएं होती है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, लगभग इसका आंसर होगा पहला 300 से 400 बिलियन कुपिकाएं होती हैं। कुपिका की कुल सतही क्षेत्रफल लगभग, देखिए हमारे फेफड़ा में जो कुपिका है वह छोटे से भाग में फैला हुआ है, लेकिन वह लगभग 80 वर्ग मीटर का एरिया उपलब्ध कराता है ऑक्सीजन के लिए। ये जो कुपिका है वह 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। के बाद यहाँ ये तो एटीपी को कोशिका को क्या कहा जाता है? तो ये तो आप बार बार पढ़े हैं, ऊर्जा गृह इसको कहते हैं, पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण को क्या बनता है? देखिए यहाँ पर पूछा है क्या बनता है। तो वायवीय श्वसन में आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा बनता है। तो ये आपको ध्यान देने की बात है।
मनुष्य का बायां फेफड़ा कितने पालियों में बटा हुआ है? तो बायां फेफड़ा, यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है कि जो बायां फेफड़ा है वह 2 पालियों में बटा हुआ है। ध्यान देने की बात है इस पर, 2 पालियों, बायां जो फेफड़ा है 2 पालियों में, लेकिन इसका जस्ट मनुष्य का दायां फेफड़ा जो है वह आपको 3 पालियों में बटा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ कंप्लीट करिएगा। जो दायां है वह 3 पालियों में, बायां है वह 2 पालियों में। फिर ये क्वेश्चन देखिए, स्व उच्छ्वास में क्या शामिल होता है? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने की बात है। तो इसमें उच्छ्वास और निश्वासन, यानी ये इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन का प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। इसका पहला ऑप्शन होगा। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा जो है वह लगभग 21% होता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, 21%। उच्छ्वासित वायु में CO2 की मात्रा बढ़कर लगभग कितनी होती है? जब हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो उसकी मात्रा जस्ट जो होती है वह हो जाती है 4%। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन का लाल रंग किस धातु, देखिए ये भी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, यहाँ लाल रंग नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है किस धातु आयन के कारण होता है। तो लोहा होगा, इसका आंसर होगा आपका लोहा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में दिन में कौन सी क्रिया अधिक होती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में से दिन में, तो आपको मालूम है जब तक सूर्य के प्रकाश मिलता रहेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी। रात्रि में पौधे में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा है। रात्र में पौधा ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, वह जब छोड़ेगा तो रात में यहाँ का होती है श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो श्वसन चाहे पौधा हो या जीव हो, श्वसन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है। अमीबा में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में श्वसन जो होगा वह कोशिका झिल्ली द्वारा ही अमीबा में श्वसन, ऑप्शन आपका 1 होगा। उसके बाद यहाँ आएंगे तो केंचुआ में श्वसन अंग कौन सी है? तो आपको मालूम है ना केंचुआ में श्वसन अंग है वह त्वचा होता है। इसमें ध्यान देना है, त्वचा होता है। टिड्डा का श्वसन अंग, देखिए ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस पर ध्यान देना है। टैकिया, इसमें भी होता है आपका टैकिया, टैकिया होगा, टैकिया होगा। अब इसके बाद आप आइए, एटीपी में फास्फेट के कितने अणु जुड़ते हैं? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 3 अणु यहाँ पर आपका जुट जाता है, 3 अणु। पेप्सिन और ट्रिप्सिन के मुख्य समानता क्या है? आपको ये क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है, समानता। तो जो पेप्सिन है और यहाँ है आपका तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन, आपको मालूम है कि दोनों प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेप्सिन अमाशय में और ट्रिप्सिन छोटी आंत में। मनुष्य के डायफ्राम किस तंत्र का बना होता है? तो ये भी ध्यान रखना है, श्वसन तंत्र। इसका आंसर है आपका श्वसन तंत्र। डायफ्राम का नीचे चपटा होना श्वसन के, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा है, इस पर ध्यान देना है। तो इसके लिए आपका अनुश्वसन यानी सांस लेना। प्रकुंचन दाब का सामान्य मान, अब देखिए आपको 2 को दाब बताया गया है, प्रकुंचन और अनुशीतलन। प्रकुंचन 180 mm होता है, अनुशीतलन 120 mm। तो इसका ऑप्शन होगा आपका पहला प्रकुंचन के लिए।
लेकिन अनुशीतलन आ गया यहाँ, तो अनुशीतलन के लिए आपको बताया गया है, अनुशीतलन दाब के लिए भी ये क्वेश्चन है, इसका होता है ये 80 mmHg। पौधे में जल और खनिज का संवहन कौन करता है? तो जल और खनिज का संवहन करने के लिए ये भी बोर्ड में बार बार पूछने वाला है, इसका आंसर है आपका जाइलम। पौधे में तैयार भोजन का संवहन कौन करता है? तो भोजन का संवहन आपको मालूम है, इसके लिए आपको कौन करता है? फ्लोएम। फिर जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है। जल का किस दिशा में होता है? तो इसके लिए आपका जो दिशा है नीचे से ऊपर, इसका ऑप्शन आपका पहला होगा। अब यहाँ फ्लोएम का देखिए, यहाँ फ्लोएम का अगर बात पूछे तो फ्लोएम के लिए जो भोजन का स्थानांतरण वह सभी दिशा में होता है। पौधे द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यह कहलाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पौधे के किस अंग द्वारा होता है? तो इसके लिए आपके पास आंसर होगा पत्तियों द्वारा। तो इतना हम आज आपको क्लियर करा रहे हैं, 300 क्वेश्चन है और इसके बाद हम कंप्लीट कराएंगे। इतना आज के लिए समय ज़्यादा हो गया, इतना आप सीखिए, इसके बाद फिर 2 नंबर और 5 नंबर और 1 नंबर को कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू आज के लिए मेरे प्रिय बच्चों। ललका दाब दी हो।